Good morning students, I am Mrs. Amrita Ekka with another chapter from medieval India, that is Ain-e-Akbari. Ain-e-Akbari, in which we will be seeing the agrarian relations of Mughal period, which was mainly in Akbar's reign. हम Ain-e-Akbari में इस अध्याय में हम देखेंगे कि मुगल कालीन सम्राट अकबर के शासन काल में कृषि संबंध कैसे थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये आप लोग को बता दूं कि आईन-ए-अकबरी है क्या। सो स्टूडेंट्स, आईन-ए-अकबरी एक ग्रंथ है, एक किताब है जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, 9 नवरत्न थे, उसमें से ये एक थे। ये उनके कह सकते हैं दरबारी इतिहासकार भी थे। जैसे कि चीनी परंपरा में हम देखते हैं कि सम्राट जो है वे इतिहासकारों द्वारा अपने काल के इतिहास को लिखवाते थे, और उसी प्रकार मुगल कालीन सम्राट भी अपने कालीन के इतिहास को दरबारी इतिहासकार द्वारा लिखवाते थे, ताकि उनके आने वाले वंशज जो हैं या उनकी जो जनता है वे इनके बारे में जान सके। लेकिन फर्क ये था कि जहां चीनी सम्राट अपने शासन काल में जो भी लिखा गया था या जो भी इतिहासकार लिखते थे वो पढ़ते नहीं थे, इसीलिए इतिहासकार निर्भीक होकर लिखते थे। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत जो मुगल सम्राट थे वे अपने सुझाव देते थे इतिहासकारों को, या इतिहासकार हर समस्या के समाधान के लिए उनके पास जाते थे, इसीलिए वे निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से नहीं लिख पाते थे। सो स्टूडेंट्स, we'll be seeing the Ain-e-Akbari. Ain-e-Akbari was basically a bulky, you can say, book which was written by Abul Fazl, who was the courtier as well as he was an royal historian in Akbar's court and also one of the 9 gems. He had written Ain-e-Akbari, and unlike Chinese historians, the Indian, mainly in Mughal historians, they wrote history and took advice and suggestions from the king, whereas in Chinese historians, they were free to independently and free to write anything, because whatever they wrote was not read by the king themselves. So this was the difference. Now before compiling the work of Ain-e-Akbari, Abul Fazl had to do a lot of research work. Since Babarnama was the autobiography written by Mughal emperor, the founder of the Mughal empire, Babur, so he took this as a basis of his information, and apart from it he also took help from Humayun-Nama, which was written by Gulbadan Begum, in which it was written about Humayun. So on basis of Humayun-Nama and Babarnama, he compiled his work of Akbarnama, and hence Ain-e-Akbari. So students, Ain-e-Akbari की रचना करने के पहले अबुल फजल ने बाबरनामा का गहन अध्ययन किया। बाबरनामा मुगल शासक या कह सकते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है, स्वयं उनकी रचना बाबर ने की है। और इसके अतिरिक्त हुमायूं के संदर्भ में लिखी गई किताब हुमायूं-नामा, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी, इस पर उन्होंने गहन अध्ययन किया, बहुत सारे शोध किए, और अंत में उसने सृजन किया आईन-ए-अकबरी की। अब आईन-ए-अकबरी और अकबरनामा आप देख रहे होंगे कि ये दोनों चीजें क्या है। टू मेक इट मोर क्लियर, लेट मी टेल यू व्हाट इज आईन-ए-अकबरी एंड व्हाट इज अकबरनामा। आईन-ए-अकबरी इज द 3rd वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा। अबुल फजल ने जब अकबरनामा की रचना की थी, वो एक बृहद कह सकते हैं पुस्तक थी या ग्रंथ थी, जिसको 3 भागों में बांटा गया था।
जो तीसरा भाग है उसे आईने अकबरी कहा जाता है, जो विशेष रूप से अकबर कालीन कृषि संबंध के बारे में चर्चा करता है या उसके प्रशासन के बारे में चर्चा करता है। क्योंकि ये तीसरा जो खंड था या जो तीसरा भाग था बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए इसे एक अलग ही नाम दिया गया, जो कि है आईने अकबरी। सो स्टूडेंट्स, अकबरनामा वॉज द मेन बुक written by, compiled by Abul Fazl. It was very bulky and it was mainly in 3 volumes, and the third part was named or called as Aine Akbari because it was of important information. It dealt with the agrarian relations during Akbar's reign as well as about the administration of Akbar. Hence it was named as Aine Akbari. It is regarded as the soul of Akbarnama. आईने अकबरी को अकबरनामा की आत्मा के रूप में संबोधित किया गया है। ये 3 खंड थे, और जैसे प्रथम खंड जो था अकबरनामा का, उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में, अकबर के जन्म के बारे में या अकबर के शासन काल के बारे में चर्चा की गई थी। वहीं दूसरे खंड में या दूसरा जो वॉल्यूम था वो अकबर के शासन के 17वें वर्ष से लेकर 46वें वर्ष 46th ईयर दैट इज टू 1602 तक उसका इतिहास लिखा गया था। और तीसरा खंड जिसको अकबर कालीन इतिहास की आत्मा कही गई है, इसमें मुख्य रूप से अकबर से संबंधित जो भी उसकी भू राजस्व व्यवस्था है उसकी चर्चा की गई थी। अब फिर हम देखेंगे कि जो आईने अकबरी जो तीसरा खंड था, ये जो थर्ड वॉल्यूम था, उसको फिर 5 भागों में विभाजित किया गया था। 5 भागों में विभाजित किया गया था, और जिसमें पहले भाग में हम शाही घराने और विभिन्न विभागों के बारे में, शाही टकसाल, खाद्यान्नों के मूल्य और कारखानाओं के बारे में चर्चा मिलती है। अस्तबल हो गया, शस्त्रागार हो गया। वहीं दूसरे भाग में सैन्य व्यवस्था कैसी थी और उनको क्या क्या इसमें दान या जमीनें मिलती थी, मनसबदारों के बारे में या धर्म गुरुओं के बारे में इसमें चर्चा की गई है। जो तीसरा भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आईने अकबरी का तीसरा भाग, जिसमें कि कृषि भू राजस्व संबंधी इसमें दिया गया है। रबी और खरीफ फसल आप लोग जैसे जानते ही होंगे, खरीफ फसल जो है और रबी फसल जो है क्या होता है। जो खरीफ फसल है वो जुलाई से अक्टूबर तक का फसल होता है, जिसमें मुख्य रूप से चावल होता है, कॉटन या सूती होता है, मकई होते हैं। वही रबी फसल जो है जिसकी खेती अक्टूबर से मार्च में की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, ये सारी चीजें आती हैं। फिर भूमि का वर्गीकरण कैसा था, आईने दहशाला व्यवस्था जिसके तहत भूमि की जो वास्तविक नपाई हुई थी, या अकबर के शासनकाल में कितने सूबे थे, कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, ये सारी चीजें हैं। कोतवाल फौजदारों के बारे में। तो तीसरा भाग हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं चौथे भाग में जो हिंदुओं की विभिन्न धारणाएं जो थी, फिर नक्षत्र विद्या हो गया, चिकित्सा हो गया, दर्शन हो गया, इन सारी चीजों के बारे में विवरण दिया गया है। वहीं 5वें भाग में अकबर के बारे में किंवदंतियां और आदर्शों के बारे में चर्चा की गई है, और अबुल फजल की भी एक संक्षिप्त जीवनी है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अकबरनामा एक बहुत ही जो ग्रंथ था वो 3 भागों में बांटा गया था, बृहद था। और ये 3 खंड जो थे उसमें से जो तीसरा भाग है उसे आईने अकबरी कहा जाता है, और फिर आईने अकबरी को फिर 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि तीसरा भाग हम देखते हैं जो विशेष रूप से हमें भू राजस्व और कृषि व्यवस्था की जानकारी देता है। सो स्टूडेंट्स, in Akbarnama we see that basically in Akbarnama it is divided in 3 volumes, in which first volume deals with the birth of Akbar, his ancestors, and his reign up to 17th year, while in the second volume we see the Akbar's reign from 17th year to 46th year, that is till 1602, whereas in the third volume we see, which is the soul of Akbarnama, we see the importance of his administration about the land and agrarian relations, and hence named as Aine Akbari. So after division of 3 volumes of Akbarnama, the third one is named Aine Akbari. Aine Akbari is again divided in 5 parts,
in which the first part deals with mainly the royal household and various departments, the royal mint where the coins were made, and the cost or value of food, then about the factories where the weapons were made, about the stables. In the second part or the second book, it's mentioned about the Mughal military system, the Mansabdari system, various all these things. The third part is again important of Ain-e-Akbari, in which basically the land agrarian relations, the classification of lands, revenue system, all these are mentioned here. Whereas in the fourth part we see about the various beliefs and the various about the rituals, all these are mentioned in the fourth part. Whereas in the last and fifth part, the legends of Akbar are mentioned, as well as a short life history of Abul Fazl is mentioned in the fifth one. So we see that Akbarnama has 3 volumes, and third volume is named as Ain-e-Akbari, and Ain-e-Akbari is again divided in 5 parts, and in which the third part is also of great importance. तो हम देखते हैं कि आईन-ए-अकबरी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, एक स्रोत के लिए एक मुगल कालीन स्रोत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमें विभिन्न जानकारियां मिलती हैं. So students, I hope you're clear about introduction of Ain-e-Akbari. Thank you.